सफीन, आपके लिए यूपीएससी कितना बड़ा सपना था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? जब प्राइमरी स्कूल में था तभी देखा था कि एक आईएएस क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है, वो क्या कर सकता है। और तभी से मेरी जो लाइफ है वो इसी डायरेक्शन में थी। प्राइमरी स्कूल में जब देखा कि कलेक्टर सर आए तो लोगों ने जो रिस्पेक्ट दिया, उनके आने से जो प्रोग्राम में अटेंशन आ गया, तो ये देख के लगा कि यार ये कौन है। तो मैंने अपनी मौसी से पूछा कि ये कौन था। तो एक बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे उन्होंने बोला, बेटा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का राजा। तो मैंने बोला कौन बन सकता है? तो शी सेड कोई भी बन सकता है। मैंने बोला करना क्या होता है? एक एग्जाम पास करना होता है। तब मैंने डिसाइड किया था कि फिर हम भी बनेंगे, और तभी से मैंने मतलब इसी डायरेक्शन में अपनी कोशिशें जारी की। घर के हालातों के बारे में थोड़ा बताइए। मतलब जब से छोटा था हम लोगों ने 2000 में नया मकान बनाने की स्टार्ट की। मम्मी पापा दोनों अलग हो गए थे, पास में 1 रुपया भी नहीं था, लोन उठाया और मकान स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि पूरे दिन मम्मी पापा मजदूरी करते थे और रात को फिर घर का काम, मतलब घर में ईंटें चढ़ाना और घर में बनाना सब कुछ, तो वो खुद से ही करते थे ताकि जितने पैसे बच सके। तो घर तो जैसे जैसे बन गया, लेकिन वो जो लोन का कर्ज था वो कहीं ना कहीं हर रोज़ हॉन्ट करता था। अगर आम रस भी बनाना है समर में तो एक आम में 4 लोग हम लोग खाते थे। तो वो सारे दिन थे जो मैंने देखे, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो पढ़ाई की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था वो काफ़ी मजबूत हुआ। और मुझे लगा कि आज मेरे माँ बाप जो मजदूरी कर रहे हैं वो मैं जब काबिल बन जाऊँ उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। आपके मदर और फादर दोनों डायमंड इंडस्ट्री में काम करते थे? शुरुआत दोनों ने उसमें से की, लेकिन पापा ने मतलब मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया। तो वो 2-3 लोग और, गांव में कोई नया मकान बनता था, कोई दुकान बनती थी तो उसका पूरा लाइट फिटिंग का काम करते थे। और रात में मतलब विंटर में पापा, वो हमारे यहाँ अलग से काली चाय बनती थी, ब्लैक टी हम जिसको बोलते हैं, तो वो बनाते थे, बॉइल्ड एग बनाते थे और वो लोग ठेला लगाते थे। यस यस। तो मुझे याद है लाइक आई ऑल्सो यूज्ड टू हेल्प हिम अ लॉट इन दैट केस। और मम्मी ने 2000 में डायमंड काम छोड़ा जब रिसेशन आया तब, और फिर उन्होंने अलग से स्टार्ट किया कि जब कोई मैरिज होता है गांव में या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो रोटियां बनानी पड़ती है। तो वो क्या करते थे कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते थे 10 किलो 15 किलो, और फिर उसकी रोटियां बनाते थे। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शी यूज्ड टू मेक चपातीज, और इसी तरह उन्होंने काम स्टार्ट किया। कोई खास इंसिडेंट ऑफ स्ट्रगल जो कहते हैं ना कि कई बार बहुत मोटिवेट भी करता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो थोड़ा सा दुख भी देता है, कोई ऐसी यादें जो आज आप शेयर करना चाहें? टीचर, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लाइफ से कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही है। जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, मुझे याद है जब मेरे दोस्त कुछ अच्छा लेके आते थे, कुछ बड़ी चीज़ें करते थे, सबके पास साइकिल थी, तो कभी कभी लगता था यार मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन को समझना तभी से आ गया था। तो कभी कंप्लेनिंग मोड रहा ही नहीं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। मुझे याद है मेरी पहली साइकिल भी जब मैं 9th में फर्स्ट आया था तब पापा लेके आया था। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तभी से मेरे दोस्त साइकिल यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर ये सिचुएशन नहीं रही होती मेरी लाइफ में तो मेरा जो ये मोटिवेशन था यूपीएससी का वो भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा होता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। पढ़ाई की अगर बात करें तो कैसे स्टूडेंट थे आप, किन स्कूल्स में पढ़े, थोड़ा बताइए। जो टिपिकल पढ़ाकू स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा था मैं डेफिनेटली, लेकिन साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही आगे था। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो गांव में ही हुई है, प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में विद गुजराती मीडियम। यस, सेकेंडरी स्कूल भी मैंने गांव से ही ख़त्म किया। जब 11th-12th की बारी आई, लाइक 9th-10th में मेरे 92% थे, तो साइंस लेना था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो तभी एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा था, उसी साल चालू हुआ था। तो वो टीचर्स मेरे स्कूल से ही गए हुए थे, तो उनको मेरा पोटेंशियल पता था। तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, हम तुमसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। तो जब 85,000 फीस थी तो मैं 5,000 में मैंने 11th-12th किया। और मुझे पता है कि वो करने के लिए मुझे पालनपुर जाना पड़ता था, पास वाले शहर में। तो उसका जो रेंट था, बस का आने जाने का भाड़ा, वो निकालने के लिए मम्मी आंगनवाड़ी में जाती थी और वहाँ जाके नाश्ता बनाना और वो सब करते थे, एक्स्ट्रा काम करना। यस, ताकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाए। कभी इन चीज़ों को लेकर दुख भी होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ये एटीट्यूड रहा ही नहीं कभी कंप्लेन करने का या दुख करने का। मुझे लगता था, मैं ऑलवेज ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि जो भी होता है उसके पीछे कोई
बड़ा रीज़न होता है जो शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यस। जब पढ़ाई कर रहे थे और शुरू से आपने कहा गुजराती मीडियम से पढ़े, सरकारी स्कूल का बच्चा वो जब अचानक एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तब भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्ट्रगल होता है एक तरह से, वो था आपके साथ? स्ट्रगल मेरा प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा जब मैं कॉलेज में आया तब हुआ। अच्छा। क्योंकि मेरा NIT था कॉलेज, नेशनल कॉलेज था, और मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट्स थे वो सारे CBSE वाले, ICSE वाले, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे, पब्लिक स्कूल्स के। यस। एंड हम लोग बहुत ही फ्यू स्टूडेंट्स थे जो गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम से थे। तो पहली बार मैकडी क्या होता है ये सुना, बर्गर क्या होता है ये सुना। और जब मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई करता था तो वो मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे गुजरातियों की इंग्लिश की काफ़ी मजाक उड़ाई जाती है, तो आई वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट। तो एक स्ट्रगल था शुरुआत में, लेकिन एक लर्निंग एटीट्यूड ने काफ़ी हेल्प किया कि अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उनसे सीखो, उसको इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। और तभी शायद मैंने UPSC का इंटरव्यू इंग्लिश में दिया, और येस आई कुड स्कोर वेरी वेल इन दैट। तो ये बताइए, जब जैसे इतना संघर्ष हो रहा था, कई बार परिवार का एक दबाव ये भी होता है कि बेटा जल्दी काम पर लग जाए, ग्रेजुएशन कर ले, या उससे पहले भी बच्चे काम करने लगते हैं, कभी ऐसा कोई दबाव माता पिता की तरफ से रहा? नहीं था, लेकिन मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज में था तो हमारा NIT में 2.5 महीने का वैकेशन होता था, तो उस वैकेशन में मैं क्लासेस चलाता था गांव में, और उसकी जो इनकम होती थी उससे मैं अपना खर्चा निकाल लेता था, अपने हॉस्टल का खर्चा निकाला है मैंने। तो उस तरह से एक सेल्फ डिपेंडेंसी तभी से, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपने आप में लानी शुरू की थी। तो एक चीज़ है कि तब से मेरे पापा को मेरा खर्चा जो है वो हाफ हो गया था डेफिनेटली। और जब दिल्ली जाके पढ़ने की बात आई UPSC की, तो गांव से ही सपोर्ट मिल गया। तो तब से तो पापा को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। गांव से कैसे? मेरे गांव के हैं मिस्टर हुसैन भाई पोलरा और जरीना बेन पोलरा, तो हम सोशल वर्क में साथ में थे। तो उनको मेरा पोटेंशियल लगा, तो उनको लगा कि नहीं ये कर सकता है। तो जब मैंने बात की कि मुझे दिल्ली जाके पढ़ना है, कैसे करूँगा क्या करूँगा, हैड नो आइडिया, लेकिन तब उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जाके पढ़ो। तो मेरा दिल्ली का आने जाने का, रहने का, खाने का, पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने दिया। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। Oh my God, how sweet is that? क्यों, मतलब बस ऐसे ही कि उन्हें लगा कि आप कर सकते हैं? यस। लाइक मैं जब सोशल वर्क में था, मेरा खुद का NGO था मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग हमारे वैकेशन के टाइम पे स्लम में जाके बच्चों को पढ़ाना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, गांव में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, ये सब मैं करता रहता था। तो तब उनको लगा कि नहीं ही कैन डू इट, और तभी शायद ये उनका इन्वेस्टमेंट था जो आज 55 हो गया। स्वीट। मैं आपको एक मैसेज सुनवाना चाहती हूँ। दोस्तों, आज एक KVS IPS के बारे में बताने में मुझे बहुत गर्व होता है कि वो सफीन हसन जो हमारे गांव का लड़का है, हमारे समाज का और हमारे पूरे गांव का उसने नाम रोशन किया है। हम सब लोगों की दुआएं सब भी शामिल है, और इतना कॉन्फिडेंट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। पूरी उसकी ये IAS की सफ़र में मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों जुड़े हुए हैं उसके साथ। लेकिन उसका जो मन में ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो वो कर ही लेता है। सफीन एक सामान्य परिवार का लड़का है। पिछले 6-7 साल से हम करीब से इसके संपर्क में है। उसके माता पिता ने UPSC एग्जाम और इसके गोल की सफल होने में कड़ी मेहनत की है, ये हम सब जानते हैं। सफीन हमारे गांव का नाम रोशन किया है। 22 साल की उम्र में UPSC पास करके सारे देश का नाम रोशन करने का बहुत प्रयत्न किया है। वो कॉन्फिडेंस लड़का है, वो ठान लेता है, करके रहता है। मेरी उम्र में ऐसा कॉन्फिडेंस लड़का मैंने दूसरी कई जगह पर नहीं देखा है, तो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। यही दोनों ने सपोर्ट किया। मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ। काफ़ी लोगों को मैं कह चुका हूँ कि जैसे कृष्ण के 2 माँ बाप थे, ऐसे शायद मैं भी इतना लकी हूँ कि मुझे भी 2 पेरेंट्स मिले। स्वीट। सपना मैंने दिखा, लेकिन उसको पंख इन लोगों ने मिलके दिए।
और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे लगता है अगर हम में से हर कोई ये बात ठान ले कि किसी एक बच्चे का भी, आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चों को संभालना है, एक का भी सपना अगर पूरा कर दें तो कितने लाखों बच्चे अपना सपना और पूरा कर सकते उसके लिए इतने बड़े फाइनेंशियल सेक्रीफाइस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक मोटिवेशन भी रहा उनके लिए, एक इमोशनल सपोर्ट भी रहा ना, तो भी काफ़ी कुछ बदल सकता है। हैं। आप ये कह दो कि हाँ तुम कर सकते हो, बस, मुझे लगता है कि बस, वो एक बहुत बड़ा बस स्टेटमेंट उतना है अपने चाहिए। आप में। और दोनों ने एक बात कही कि जिद का एकदम पक्का है, सोच लेता है वो करके दिखाता है। सो बचपन से इतने जिद्दी थे आप? यस, यू कैन से। जब ठान लिया तो फिर करना है। जैसे और ये चीज़ जब मैं सोशल वर्क करता था, मुझे याद है हम लोगों ने एक इवेंट प्लान किया था कि स्लम के बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसका खर्चा अराउंड 1.5 लाख था। पूरा हम लोग 20 दिन घूमे, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। तो मेरी पूरी टीम थक गई थी कि नहीं अब नहीं होगा। तो मैंने बोला एक आखिरी कोशिश करते हैं, होगा तो सही। मैंने 20 दिन पहले ही बच्चों को प्रैक्टिस ट्रेनिंग सब स्टार्ट करवा दिया था। और फिर फाइनली 21वें दिन वी गॉट, हमारा जो पुलिस था डिस्ट्रिक्ट का, दे केम फॉरवर्ड एंड बोला कि हाँ वी विल स्पॉन्सर द इवेंट। तो जैसे लाइक ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो होना ही है। वो नहीं है। कौन कौन लोग आपके लिए रोल मॉडल्स रहे जब आप बड़े हो रहे थे? काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन हाँ ऐसा है कि कोई एक इंसान नहीं है, हर एक क्वालिटी के लिए कोई अलग अलग इंसान है। जैसे मेरे पेरेंट्स दे हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर मी। जैसे माई मॉम, तो ऑनेस्टी जो है वो मैंने उनसे सीखी। अगर किसी का 1 रुपया भी बाकी है तो तब तक हम घर में कुछ नहीं लाएंगे जब तक हम वो पैसे नहीं चुका देते। पापा जो है उनसे मैंने सर्विस का जो एटीट्यूड है कि रात को 2 बजे भी अगर कोई बोलता है कि ये काम करना है, 5 बजे भी, दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर देते थे। तो और हार्डवर्क ऑफ कोर्स, दोनों से मैंने सीखा है कि हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी कि अगर नीयत साफ़ है तो आपका कोई काम कहीं रुकता नहीं है। जैसे मेरी मम्मी हर रोज़ टेंशन लिया करती थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे पास कोई सेविंग तो है नहीं, खर्चे इतने आ रहे हैं और पापा एक चीज़ बोलते थे कि कभी कोई काम अटकेगा नहीं अगर हमने पूरी नेकी के साथ काम किया है। और मेरी लाइफ में ये मैंने देखा है। मैंने जब भी मेरी फ़ीस का इश्यू आया है, कॉलेज का इश्यू आया है, ये सिविल सर्विस का इश्यू आया है, कभी कुछ अटका नहीं है। तो ये मेरा जो बिलीव था वो काफ़ी फर्म होता गया धीरे धीरे कि यस ये चीज़ें हैं। चलिए आपको कुछ और सुनवाते हैं। मेरा बेटा सफ़ीन पहले से ही बहुत पढ़ने में बहुत होशियार था और इसके लिए गांव लोगों ने बहुत दुआ की है और हमने भी उसका जो टारगेट है इसके लिए हम भी उसके लिए बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाया है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली निकला था प्रिपरेशन के लिए, तब पापा ने एक स्टेटमेंट बोला था कि गांव में तो ऑलरेडी सब मुझे कलेक्टर के पापा बुलाते हैं, अब आगे तुझे संभालना है। हाउ स्वीट। एक और। ओ सफीन मेरा बेटा है और वो पढ़ने में बहुत होशियार था। उसको पढ़ाने के लिए मैंने हीरा 13 साल तक हीरा घसिया और रोटी भी मैंने रात दिन करके रोटी बनाई। सब लग्न प्रसंग का ऑर्डर लेते थे, उसमें रोटी बनाने का काम करती थी। जब मैं रोटी एक बजे उठ के रोटी बनाती थी तो वो सफीन भी मेरे पास बैठ के वो पढ़ता था और मैं रोटी बनाती थी और वो पढ़ता था। उसके लिए उसको एक सपना था कि मैं IAS बनूं। I have no words. स्वीट। माँ का आशीर्वाद होता है, शायद दुआएं होती है। बहुत। बट आप इनके साथ बैठकर कभी लगता था कि मतलब मैं काम में मदद करूं, हाथ बटाऊं, क्या लगता था? बहुत। जब मम्मी पूरे दिन डायमंड के कारखाने में रहती थी तो शाम को जब आती थी थक के तो सब्जियां ठीक करने में या फिर घर की साफ़ सफाई करने में, तो वो मैंने लाइक काम किया है क्योंकि हम 2 भाई थे तो और मैं बड़ा था तो करना पड़ता था। मैंने छोटा भाई जब था तो उसको भी बड़ा करने में लाइक आई हेल्प क्योंकि ये जिम्मेदारी थी कि जब वो अपना रोल कर रहे थे, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, तो घर के काम में मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है।
सफीन, मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ जो बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिंदगी में कुछ अचीव करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अबाउट देम। वो मतलब ऐसा लगता है कि मुश्किलों पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी देयर आर मोमेंट्स जब आप बहुत कमजोर महसूस करते हैं खुद को या लो फील करते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा मौका कब आया? सही बताऊँ तो मुझे नहीं याद। हाँ, क्योंकि ऐसा कभी मेरा एटीट्यूड ही नहीं रहा इन चीज़ों पे फोकस करने का। हाँ, कभी कभी थोड़ा हेल्पलेस फील हो जाता था जब ये टेंशन आता था कि पढ़ाई का खर्चा आएगा कहाँ से, क्योंकि नेशनल कॉलेज था तो उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा थी, 45,000 थी, और हॉस्टल का खर्चा भी था। लेकिन वही जो फेथ है ऊपर वाले पे, वो कहीं ना कहीं से आ जाती थी, और कोई ना कोई आ जाता था जो बोलता था कि अच्छा ये फीस मैं दे दूँगा। तो आपने कोई कोचिंग, कोई प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह जो ली है, उसमें कितना स्ट्रगल रहा, क्या किया? स्ट्रगल ये था मेरे लिए कि गुजराती मीडियम से पढ़ा था, तो कोचिंग मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो शुरुआत में 3-4 महीने लगे मुझे गुजराती से इंग्लिश में स्विच होने में। साथ में ही जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से ह्यूमैनिटीज़ की डिग्रीज़ के साथ आए थे, जो इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, एंड मैं ठहरा टेक्निकल बैकग्राउंड वाला। तो वो सब्जेक्ट्स को समझने में भी इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आया। लेकिन वही है, जब आपका लर्निंग एटीट्यूड होता है, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करते हैं, तो चीज़ें अपने आप ठीक होती रहती है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोग आते गए, कारवा बनता गया, लाइक काइंड ऑफ थिंग, यू नो। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, कोई ना कोई ऑफिसर या ऐसे मुझे हेल्प करने के लिए आए, तो उसी तरह से चीज़ें चलती रही। जैसे आप ही के शो में मैंने अंसार सर का इंटरव्यू देखा था, और जब देखा था तभी सोचा था कि एक दिन इस इंटरव्यू में जाना है। और फिर इंटरव्यू के टाइम अंसार सर ने मुझे हेल्प किया कि कैसे प्रिपेयर करना है, एंड चीज़ें होती है। क्या बात है। लेकिन इससे कई बार ये दबाव होता है कि भाई मेरे माता पिता नहीं, कोई और मेरा खर्चा उठा रहा है पढ़ाई का, व्हाट अगर मैं नहीं प्रूव कर पाया, नहीं क्लियर हुआ, ऐसी चीज़ों से कई बार रातों की नींद उड़ती है। एक्सपेक्टेशंस बहुत थे, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तभी से मैंने डिक्लेयर किया था कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो मेरे क्लासमेट्स, मेरे टीचर्स, मेरे कॉलेज में सबको पता था कि इसको यूपीएससी करना है, फैमिली में सबको बोल के रखा था। और तब जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी के तहत मुझे जॉब करनी चाहिए, तब मैं इस एग्ज़ाम में आया। जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन 1 साल का मतलब चांस मिला। फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तो यस, दैट लोड वाज थ्रू आउट द प्रिपरेशन। लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव तरीके से लिया कि यस, अगर इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोगों के वाइफ्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पहले एग्जाम के लिए आप जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतनी तैयारी, इतनी एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो अचानक लगेगा ये क्या हुआ? वही एक्सपेक्टेशन जो आपने बोला ना, वही वहाँ पे काम आए। जब एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर के पड़ा नीचे, लिगामेंट टूट गया, हाथ में चोट थी। आप स्कूटर पर थे? हाँ, मेरा स्कूटी स्लिप हो गया था, सिर से ब्लीडिंग हो रहा था। तभी जब मैंने उठा तो मैंने देखा कि मेरा राइट हैंड सेफ था, एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो हमारे यूपीएससी में क्या होता है कि लिखना बहुत होता है, तो पेन किलर साथ में रख के निकला था मैं कि एग्ज़ाम के बाद ले लूँगा ताकि दूसरा पेपर अच्छे से जाए। जैसे ही उठा, मैंने तुरंत वो पेन किलर ले लिया और सीधा मैं वही स्कूटी लेके चला गया कॉलेज। फ्रेंड को बोल दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो ब्रेक के टाइम पे फिर उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया, और बाकी के 5 पेपर भी मैंने उसी तरह दिए। उसके बाद मेरा 1.5 महीने का बेड रेस्ट था। लेकिन बिलीव मी, जब तक पेपर्स चल रहे थे तब तक कोई एहसास नहीं था कि कुछ हुआ है। तो कोई और होता तो शायद उस समय ये सोचता कि अस्पताल जाऊं, घर जाऊं। आपको थॉट नहीं आया? नहीं, क्योंकि 1.5 साल की प्रिपरेशन थी, 1 साल पूरा साल बर्बाद हो जाता। और नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो ना हो उसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। और एक था, जब से मैंने दिल्ली में कदम रखा था, एक एटीट्यूड था कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फाइनल अटेम्प्ट बनाना है। तो वो सारी चीज़ें साथ में थी, तो ये कहीं पे आया नहीं बीच में। ये आपका मेंस का एग्जाम था? हाँ, मेरा मेंस का। माय गॉड। उसके बाद आप एडमिट रहे? मैंने बेड रेस्ट किया, मैं फिजियोथेरेपी से चलने लगा, सर्जरी पेंडिंग था। फिर इंटरव्यू के 1 महीने पहले वापस से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, क्योंकि मुझे पहले यूटीआई हो गया, उसके बाद मुझे टॉन्सिलाइटिस के 2 अटैक हो गए। तो मेरे WBC काउंट्स बढ़ के 30,000 हो गए थे। तो आईवी ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहा, और मेरा यूपीएससी के इंटरव्यू के जस्ट 1 वीक पहले
आई गॉट रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल और 1 वीक में दिल्ली आया, मैंने प्रिपरेशन किया और मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा, इन इंसिडेंट्स पे भी ये नहीं लगता था, जैसे हम सब लोग कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला मुझे ही क्यों सारी सजाएं दे रहा है, ये नहीं हुआ सफीन? एक चीज़ मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था कि मुसीबतें उसी के कंधे पे आता है जो उसको उठाने के लिए सक्षम होता है। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका फोकस है मेरे पे और मेरा एटीट्यूड यही था कि एक एग्जाम यूपीएससी ले रहा है, दूसरा ऊपर वाला ले रहा है, दोनों में पार उतर रहा है, और वही था, होता गया। अच्छा, अगर सिलेक्ट नहीं होते इस साल तो क्या होता? फिर से प्रिपरेशन तो करता डेफिनेटली, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये जो दूसरा ऑप्शन है, थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। आई नेवर थॉट कि अगर नहीं हुआ तो, और वो जो पॉजिटिविटी थी दैट केप्ट मी गोइंग ऑन, क्योंकि जब वो थॉट आता है ना कि अगर नहीं हुआ तो आपका जो पोटेंशियल होता है ना वो भी नीचे आ जाता है, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, और यही रीज़न था कि मैं चलता गया। आज अगर मैं पूछूं, काफ़ी यंग है आप, 22-23 साल की उम्र है आपकी, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ टिल नाउ, तो कौन सा होगा? जब रिजल्ट आया और मैंने अपनी मम्मी को ये न्यूज़ सुनाया। मैं बाहर था जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे फ्रेंड्स के साथ था, और मैंने देखा 570 रैंक, एक्सपेक्टेड था कि IPS मिलेगा, और सीधा मैं घर पे गया। घर पे ऑलरेडी लोग बैठे थे, तो मैं मम्मी को मैंने आवाज़ लगाई, वो आई और मैंने उनको जोर से हक करके बोला, मम्मी तेरा बेटा ऑफिसर बन गया। दैट वाज इन गुजराती ऑफ कोर्स, एंड उस टाइम जो उनकी आंखों में आंसू थे और हम दोनों ने जो जोर से एक दूसरे को हक किया, दैट वाज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माय लाइफ। आई थिंक कितने सालों की उनकी मेहनत, उनके सपने उस एक मोमेंट में उनको पूरे होते देखे। एक थोड़ा से अलग हटके सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि मुझे लगता है शायद हर कोई आपसे पूछता होगा, खासकर 2002 के बाद, बीइंग अ मुस्लिम इन गुजरात। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये कभी ये टॉपिक लेकर आना, लेकिन आज के हालात की मजबूरी है। मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि चीज़ें वाकई इतनी ख़राब हैं या नेताओं ने और मीडिया ने बना दी हैं? क्योंकि अब आप एक ब्यूरोक्रेट भी बनने वाले हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सी ऑन अ पर्सनल लेवल, आज तक की मेरी जर्नी में, गुजरात में रहा, गुजरात में बड़ा हुआ, मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आप जैसे हो वैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं, राइट? अगर कुछ चीज़ें होती है, अगर इतना बड़ा देश है तो थोड़े हादसे होने हैं, उसको आप कितने अच्छे से टैकल करते हैं एक समझदारी के साथ। क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि धर्म खतरे में है, तो एक चीज़ है कि धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता, और जो खतरे में है वो धर्म ही है। और सेकंड चीज़ ये है कि कभी कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं उसको फॉलो करने वाले लोग। तो अगर ये समझदारी के साथ हम लोग जिए और इस समझदारी को आगे फैलाए, आगे लोगों को समझाए, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं। आगे और क्या क्या सपने सफीन जिंदगी में, नौकरी के अलावा? यही है कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, हाँ एक चीज़ अलग थी कि एटीट्यूड सब कुछ डिसाइड करता है। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं, आप उसको कितने अच्छे से, कितने पॉजिटिवली टैकल करते हैं। लेकिन जिनके साथ सही में प्रॉब्लम है, जो मैंने देखे हैं मेरे आसपास, कुछ ऐसे काफ़ी नीडी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और ऐसे लोग हैं जिनके घर में AC फ्रिज है और फिर भी उनके पास BPL का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो सिस्टम में प्रॉब्लम है, जो इनइक्वालिटीज़ है, उसको कम करने के लिए काफ़ी काम करना है। साथ साथ में मेरे जैसे जो और सफीन है, जो सपने लेके चले हैं, उसको पूरा करने के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा, जितना भी हो सकेगा उतना करना है। क्योंकि मेरा टाइम जब मैं फ्री था तभी भी इसी में गया है। क्योंकि आप वही करते हैं एज ए यंगस्टर हो या कोई भी एज में, आप वही करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। मुझे लोगों से मिलने में, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने में, उसको सॉल्व करने में, उसमें ही मज़ा आता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। तो यही शायद मेरी लाइफ को आगे डिफाइन करते रहे, और पता नहीं आगे और काफ़ी आगे जाना है। तो जिन सब लोगों ने मिलकर आपके सपनों को पंख दिए हैं, उड़ान दिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? जो मेरा सपना पूरा हुआ, और उन सब में जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, सोशल वर्क में जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, मेरे टीचर्स है, प्रोफेसर्स एंड ऑल, सबसे पहले थैंक यू सो मच
कि आपने मुझे लाइफ में जो सिखाया, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जो आपने मेरे में भरोसा रखा, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और बिलीव मी, आगे भी इस भरोसे को कायम रखने के लिए मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। अपने मम्मी पापा से आज सफिन जो अभी तक शायद नहीं कह पाए होंगे, कोई मैसेज उन दोनों को देना चाहते हैं? यस, मम्मी पापा आप दोनों को यही बताना है कि बाकी सारे पेरेंट्स ने जो किया, उनसे हटकर आपने जो किया वो ये था कि आपने मुझे फ्रीडम दिया। आपने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुझे ये करना है या तुझे वो करना है। आपने ऑलवेज मुझे ये बोला कि तुझे जो करना है वो कर, हम लोग तेरे साथ हैं। और शायद वही रीज़न था कि मैंने जब प्लेसमेंट छोड़ा, मैं जब कंपनी में नहीं बैठा, मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाके पढ़ूंगा, और फिर भी आप लोगों ने बोला कि नहीं, तुझे जो करना है तू कर, वी आर विथ यू। शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हुआ है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं,